गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट फिजियोलॉजी आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 99 में मैंने प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट किया। इसमें आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ फिजियोलॉजी ये सब कंप्लीट किया। और देखिए इस बार के एग्जाम में एक अच्छी बात ये रही कि नीट 2020 की बात मैं कर रहा हूँ, 9 क्वेश्चंस जो हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए। तो यहाँ हम प्लांट फिजियोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, इस साल एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस की जहां तक बात है, नीट 2013 से लेकर 19 तक के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी आपको देखो क्या करना है पूरे प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी आपको 2013 टू 2019 ये सीएलसी का जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल पर सीएलसी सीकर आप डालें, वहां से आपको प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से मिलेगा। ठीक है, अब इनको तो रिपीटेटिवली हम डिस्कस करते रहते हैं लेक्चर्स के टाइम में, लेकिन एक परफेक्ट बंच आपको मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके इन्फॉर्मेशंस, लॉजिक्स, कंसेप्ट्स ये सब हैं। तो पूरा फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली वो देखना चाहिए। 53 क्वेश्चंस हैं 2019 तक। ठीक है, काफी अच्छा एक कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो उसको आप देख लें। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है 2020 में जो पूछे गए, 2020 में जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए, वो 9 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नीट 2020 और इसमें जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए वन बाय वन पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ओपन कर लेता हूं। जी स्टूडेंट्स, इस बार के एग्जाम का पेपर F2 मेरे पास है। पेपर कोड हालांकि आपके लिए मैटर नहीं करता ज़्यादा, आप सीधा क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। नीट 2020 की जो 9 क्वेश्चंस आए थे उनको मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको कहा 2013 टू 2019 के जो क्वेश्चंस है वो आपको सीएलसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। वहां आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जितने सारे ऑप्शंस वहां दे रखे हैं उनकी काफी अच्छी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया था, मैच द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहां मैं फर्स्ट ही लिख लेता हूं इसको। ये एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स और उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट। फंक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था। और देखिए एलिमेंट्स आपको जो दिए गए हैं, सबसे पहले दिया गया आयरन। एलिमेंट्स में आपको लिख के दिया गया आयरन फर्स्ट। सेकंड आपको यहां लिख के दिया था स्टूडेंट्स जिंक। ABCD मार्क कर लेते हैं, इसे कॉलम मैच करना है आपको। फिर उसके बाद में आपको दिया गया बोरॉन, C बोरॉन स्टूडेंट्स इसमें मेंशन था। और D आपको दिया गया था मैंगनीज। ठीक है, तो यहां देखिए मैंगनीज, सॉरी, इनके फंक्शंस आपसे पूछे गए और फंक्शंस में देखो लिखा गया, आप खुद मैच कर पाएंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम इसके आसपास का जो कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। हमने चैप्टर के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये दे रखा था फर्स्ट। सेकंड दे रखा था पॉलन जर्मिनेशन। सेकंड एक्टिविटी स्टूडेंट्स दे रखी थी पॉलन जर्मिनेशन। तो मैं इन ऑप्शन से रिलेटेड जो और इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस यहां मेंशन कर रखा है, बायो सिंथेसिस।
और इसके बाद इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस, IAA बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमें दे रखा है। तो देखिए यहां आपको समझने की जरूरत ये है, सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम देखें तो आप ये जानते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोल रहे हैं WSE या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसोसिएट विद PS सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड के साथ वाटर स्प्लिटिंग की एक्टिविटी एसोसिएट करती है, और फोटो सिस्टम सेकंड के साथ जब ये वाटर स्प्लिटिंग एक्टिविटी एसोसिएट करती है तो स्टूडेंट्स यहां क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में वाटर की स्प्लिटिंग होने से H+ आयंस 2H2O, H+ आयंस आप कहेंगे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कंटिन्यू हो जाते हैं, और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहां से जो है वो रिमूव होती है। क्लियर? इसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द PS सेकंड P680। इसको आप यूं भी लिखते हैं, एनर्जी ये ट्रैप कर रहा है, सोलर रेडिएशंस के ट्रैप किए जाने से ही वाटर की फोटोलाइसिस हो रहा है, और यहाँ रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल A होता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद इजेक्ट कर देता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एग्जैक्टली जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, इस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज और क्लोराइड का स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल होता है। मैंगनीज आप यानी स्प्लिटिंग में रोल प्ले करता है, जबकि क्लोराइड यहां से जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करने में रोल प्ले करता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपके पास परफेक्ट रेफरेंस आ गया मैंगनीज। पोलन जर्मिनेशन की बात की जाए तो देखो ये 12th में एम्ब्रियोलॉजी जो है उसमें भी आपको दिया गया है। पोलन जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आप कह सकते हैं बोरॉन मिक्सचर। बोरॉन मिक्सचर एग्जैक्टली जो है वो स्टिग्मा पर दिया जाता है। जैसे स्टिग्मेटिक जो टिश्यूज हैं इन पर पोलन ग्रेन्स जब जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स यहाँ जर्मिनेट होते हैं। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में ये जर्मिनेट होता है। अगर ये जर्मिनेट नहीं कर पाता तो इसको बोरोन आप ये कह सकते हैं मिक्सचर से ट्रीट किया जाता है। इसका बेसिक रीजन ये भी है, जो बोरॉन है ये स्टूडेंट्स फूड ट्रांसलोकेशन को बढ़ा देता है। तो आपको फ्लोएम सेप ट्रांसलोकेशन या फूड ट्रांसलोकेशन जो है उसमें भी बोरॉन हेल्प करता है, और इसी कारण से पोलन जर्मिनेशन को ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस दे रखा है, आपने पढ़ रखा है। फाइटोल टेल उसमें है और पोरफायरिन हेड है जिसमें मैग्नीशियम सेंटर में होता है, 4N एटम से वो सराउंडेड होता है। यहाँ आयरन जो है वो इसके बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। आयरन इसके बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। कैसे? ये फेरिडॉक्सिन जैसे जो आप कहेंगे प्रोटीन्स हैं, साइटोक्रोम्स जैसे प्रोटीन्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवाता है। बायोसिंथेसिस में अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो आप ये कह सकते हैं ये जो आयरन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस स्टूडेंट्स दे रखा है, ये ऑक्सीन बायोसिंथेसिस की बात आपसे कर रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर सब्सटेंस है। ट्रिप्टोफैन सब्सटेंस इज द प्रीकर्सर सब्सटेंस फॉर ऑक्सीन सिंथेसिस, प्रीकर्सर फॉर ऑक्सीन बायोसिंथेसिस। तो ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर सब्सटेंस होता है। अब यहाँ इस प्रीकर्सर सब्सटेंस ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टूडेंट स्टिमुलेट करता है जिंक। क्लियर? तो ये एक तरीके से जितने सारे रेफरेंसेज आपके पास दिए गए थे, जो मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसकी कंप्लीट डिटेल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ इसको 2 लिख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से है, और फोटोसिंथेसिस में जो फिनोमिनन है फोटो रेस्पिरेशन, इस फोटो रेस्पिरेशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, क्वेश्चन में बहुत क्लियर लिखा है रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। रुबिस्को एंजाइम है, इसकी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। जब रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है तो वहां क्या फॉर्मेशन में आएगा, ये फोटो रेस्पिरेशन का जो पाथवे हमने डिस्कस किया था उस पाथवे भी हमने क्लियर किया था। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, देखिए रुबिस्को एंजाइम बाइफंक्शनल एंजाइम है,
आप कह सकते हैं इफ देयर इज द CO2 कंसंट्रेशन इज हाई एट द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को, तो वहां 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली बनता रहेगा। लेकिन अगर रुबिस्को की एक्टिव साइट के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इस केस में आप कह सकते हैं 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स होने लगेगा। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन ही होने लगी तो ऑब्वियस है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, बट साइमल्टेनियसली वहां फॉर्मेशन जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का स्टूडेंट्स होता रहता है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन में दिया गया, मैंने ये लेक्चर के टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, कोई 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता है यहां से, ये आपको क्लियर हो गया। एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है। उसके ठीक बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, ऐसा नहीं है, 2 कार्बन कंपाउंड तो बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड या नहीं बनता है। फिर लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये देखिए 3 PGA जो है इसके स्टूडेंट्स 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स C3 साइकिल में बनते हैं, जबकि यहां जो होने वाला साइकिल है 2 कार्बन कंपाउंड इसमें बन रहा है फोटो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको C2 साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये C3 साइकिल के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन C2 साइकिल के लिए परफेक्ट नहीं है। फिर आपको दे रखा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं हियर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी का मेन प्रोडक्ट ये था, इसको फोटो रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रुबिस्को के पास बढ़ा तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के फॉर्म में 2 कार्बन कंपाउंड इसने प्रोड्यूस किया। देखिए इसके बजाय इसने इसको ऑप्शन में ही नहीं लिखा, क्या लिखा, C3 साइकिल का 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो हमें डेफिनेटली इस आंसर पे ही जाना चाहिए क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही एक है। बच्चों को जनरली इसमें कंफ्यूजन था कि यहाँ जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, वो तो मेन प्रोडक्ट है तो वो तो आना चाहिए, तो ऐसा करके कंफ्यूजन इसमें क्रिएट किया गया। लेकिन आप ध्यान रखें जो परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन था वो 3 कार्बन कंपाउंड ही इसमें कहा गया, और ये 3 कार्बन कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल PGA का वहां बनता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है देयर इज द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ 3 PGA आल्सो, सो द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज पार्शियली इंटरप्टेड, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं स्टूडेंट्स। अगला देखो क्वेश्चन आपको दिया गया, यहां काफी सारे क्वेश्चंस इस बार फिजियोलॉजी से थे तो मैं सर्च कर रहा हूं जी। 17 नंबर क्वेश्चन इसमें है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के चैप्टर से है। तो देखिए ये मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से है और इसी चैप्टर से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का अगला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, इसको भी आप ध्यान से देखें। देखिए ये कह रहा है द प्रोडक्ट्स of reaction catalyzed by the nitrogenase in root nodules of leguminous plants is or are, क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो लेग्यूम प्लांट्स में जो रिएक्शन कैटेलाइज करवाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड है, और ये जो N2 है ये 2NH3 में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो इसके लिए पूरा रिएक्शन प्रोसेस आपने ये पढ़ा है, नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में एक्टिविटी होती है, नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है, और यहां साथ में एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन भी होता है। ये देखिए 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, जबकि प्रोसेस को आप देखेंगे तो 6 ही यूज होते हैं, और उसी का एक लॉजिक ये है कि 6 ही यूज होते हैं, एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन will be as the product, ठीक है। तो इसमें ऐसे होगा N ट्रिपल बॉन्ड N 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आप ये कहेंगे NH, ठीक है। उसके बाद में फिर एक पेयर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, तो ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे NH2, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर 2H
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये कहेंगे 2NH3। तो अल्टीमेटली आपके पास 2 + 2 + 2 6 जो हैं, मतलब 3 पेयर्स जो हैं वो ही यूज हुए। तो एक जो है वो किसके फॉर्म में आता है यहाँ, ये आप कहेंगे ये आता है किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपसे पूछा गया था, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द नाइट्रोजनस एंजाइम इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज और आर अमोनिया एंड ऑक्सीजन। अमोनिया बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनती है। फिर लिखा था अमोनिया एंड हाइड्रोजन, डेफिनेटली अमोनिया एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट होगा। फिर लिखा था अमोनिया अलोन, फिर लिखा था नाइट्रेट अलोन। क्लियर? तो देखिए ये परफेक्ट आंसर आपके पास हो गया। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में भी दी है, लेक्चर के टाइम में हमने डिस्कस किया था। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। तो मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन अब तक आपके सामने हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर फोटोसिंथेसिस से है। फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं फोटो रेस्पिरेशन के फॉर्म में, अगला क्वेश्चन फिर फोटोसिंथेसिस से है और इसको मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से अगला क्वेश्चन है आपके पास। इसमें स्टूडेंट्स कहा गया है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट रिएक्शन की बात की गई, लाइट रिएक्शन, और इसमें कह रहा है प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो देखो क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन कहां आएगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहले पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट को जाते हैं, ठीक है ना। पीएस सेकंड जो है फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स पीएस फर्स्ट को जाते हैं। तो यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन के थ्रू, सबसे पहले आप कह सकते हैं फियोफाइटिन के थ्रू स्टूडेंट्स किसको दिया जाता है, प्लास्टोक्विनोन को दिया जाता है। उसके बाद ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं और उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो पीएस फर्स्ट है उसमें एंटर कर जाते हैं। ये भी सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों ट्रैप करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफआरएस के थ्रू, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज के थ्रू फेरिडॉक्सिन को दे दिए जाते हैं और यहाँ 2NADPH का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स हो जाता है 2NADP+। ठीक है, तो फाइनल एक्सेप्टर जो है वो फेरिडॉक्सिन की प्रेजेंस में NADP+ होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपसे पूछा गया, तो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, किसको फैसिलिटेट ये कर रहा है। लिखा था PS फर्स्ट टू NADP+, PS फर्स्ट टू NADP+ में प्लास्टोक्विनोन का रोल नहीं है, प्लास्टोक्विनोन ये रहा। फिर लिखा था PS फर्स्ट टू ATP सिंथेज, ऐसा भी नहीं है। PS सेकंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली PS सेकंड से यहाँ प्लास्टोक्विनोन को गए और अब देखिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ये फैसिलिटेट कर रहा है। तो इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनोन है दैट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यही आंसर आपके पास स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, मेरे पास पूरा पेपर है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 39 इस पेपर में मेरे पास है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां से डिस्कस कर रहा हूं। आपको कहा गया है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल जो है उसमें SLP या सबस्ट्रेट लेवल के फॉस्फोराइलेशन, तो ये स्टूडेंट्स दोनों आपको बताए हैं। देखिए वहां NADH और FADH जो बनता है वो NADH और FADH ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन शो करते हैं, मींस ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर ATP के फॉर्मेशन को लीड करते हैं। NADH ऑक्सीडाइज होगा और FADH स्टूडेंट्स यहां ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है दैट इज द डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। लाइट इंटरप्शन है एक स्टूडेंट्स, हाँ जी, हेलो। तो देखिए जो SLP या सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है ये डायरेक्ट, आप ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन है। यहां GTP या ATP का फॉर्मेशन होता है
और ये सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। दैट सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम हैज 2 आइसोफॉर्म्स, ठीक है, एडीपी डिपेंडेंट एंड जीडीपी डिपेंडेंट। एडीपी डिपेंडेंट होगा तो एटीपी बना देगा, जीडीपी डिपेंडेंट होगा तो जीटीपी बना देगा। अब वन टर्न कितने बनाएगा ये ध्यान देने की बात यहां है। तो देखो यहां क्या किया गया, आपको इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वन टर्न पर टर्न ये कितना फॉर्मेशन करेगा इसको आपको समझना है। एसिटाइल कोएंजाइम ये आप जानते हैं एंटर करेगा फॉर कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं। ये आप जानते हैं पायरुवेट से बनकर आया है। पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, ये स्टूडेंट्स होता है 3C2M, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स 2M, ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब पर टर्न, वन टर्न की बात करें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली 2 टर्न्स वहां होंगे। अब पर टर्न अगर आप डिस्कस करें तो आप ये कहेंगे, यहां देखिए सबसे पहले तो आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड बन जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसीलिए कहा जाता है। ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, 2M मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप इसके 4C2M एंटर करवा दीजिए। ये भी 2M आपने लिया है, तो सिंगल टर्न में आप ये कहेंगे वन टर्न ओनली 1 ATP और GTP फॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में था द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। 2 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल होंगे तो 2 आप ये कह सकते हैं टर्न होंगे ATP एंड GTP फॉर्मेशन के। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन था आपको जो पूछा गया रेस्पिरेशन से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला देखिए, फिर आपसे पूछा गया ग्रोथ फिजियोलॉजी से, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ए सुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगरकेन क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूं, सुगरकेन क्रॉप जो है स्टूडेंट्स, इस सुगरकेन क्रॉप का एग्जैक्टली प्रोडक्शन यील्ड इंक्रीज करना चाहता है। प्रोडक्शन यील्ड, ये प्रोडक्शन यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ये जानते हैं सुगरकेन में स्टेम जो है वो प्रोडक्टिविटी बनाता है। स्टेम इलोंगेशन जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी और ये इलोंगेशन एक्टिविटी जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से ही स्टिमुलेट की जा सकती है। बहुत क्लियर है, आप जानते हैं एनसीईआरटी ने मेंशन किया है जिब्रेलिक एसिड का जो स्प्रे है वो 20 टन्स पर एकड़ तक जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ इथाइलिन दिया था, साइटोकाइनिन दिया था, एब्सिसिक एसिड दिया था और जिब्रेलिन दिया था। आप जानते हैं जिब्रेलिक एसिड जो है वो सुगरकेन फील्ड में प्रोडक्शन यील्ड बढ़ा देगा। क्लियर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी के 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 67 है मेरे पास पेपर में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो मैक्सिमम कब होगा, आपसे पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए देखिए आपने ये पढ़ा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोथ होती है, ठीक है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोथ होती हैं, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट की ग्रोथ है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट की ग्रोथ लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज शो करती हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स टाइम के साथ अगर कर्व प्लॉट आप करें, टाइम ग्रोथ, ये देखिए आपको कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ग्रोथ नेचुरल एनवायरनमेंट में ये होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो रियलिस्टिक पैटर्न है ग्रोथ का,
ये रियलिस्टिक पैटर्न सिग्मॉइड कर्व रिप्रेजेंट करता है, एस शेप कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां दिया था सेनेसेंस डोरमेंसी लॉग लैग। स्टूडेंट्स ये स्लो इनिशिएशन वाला लैग फेज होता है, इसमें आप कहेंगे स्लो इनिशिएशन हुआ। उसके बाद ये लॉग फेज होगा। लॉग फेज में आप कह सकते हैं रैपिड एक्सेलरेशन होता है या रैपिड ग्रोथ होती है। और ये फिर स्टूडेंट्स ये सेनेसेंट फेज की तरफ चला जाएगा। सेनेसेंट का मतलब ये स्टेशनरी, सॉरी आप यहां लिखें स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, स्टेशनरी। तो नेचुरल रेफरेंस में कहीं भी जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ जो होती है, मैक्सिमली ग्रो करता है, वो फेज कौन सा होगा? लॉग फेज। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा लॉग फेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे इसका पूछा गया था। ठीक है, ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन लॉग फेज। और इस लॉग फेज को एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, यहां जो ग्रोथ होती है लॉग फेज में स्टूडेंट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट हमने रेफरेंस लिया है, लॉग फेज की जो ग्रोथ होती है उसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी आप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉग फेज में जो प्लांट ऑर्गन पार्टिकुलर या सेल्स या जो भी रेफरेंस लिया गया है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्लांट फिजियोलॉजी की 2020 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रासेस ब्लेड और द नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये लीफ कोई मैं बना लेता हूं, मोनोकोट हो सकते हैं, ये ग्रासेज जो हैं वो हो सकती हैं। तो वो कह रहा है इसके लीफ ब्लेड से, जो मार्जिन ऑफ द लीफ ब्लेड है, यहां से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लॉस ऑफ वाटर जो होता है मार्जिन ऑफ लीव जो है यहां से, ये एग्जैक्टली कहा जाता है गटेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द गटेशन। ये गटेड वाटर जो होता है वो इम्प्योर होता है। अब अर्ली मॉर्निंग के टाइम, ये कह रहा है अर्ली मॉर्निंग टाइम ये देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस है इस टाइम ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बिल्कुल स्लो, नेग्लिजिबल या जीरो होगा। So the guttation is the process of the loss of water from the margins of the leaves or leaf blade through hydrathodes। और ये जो hydrathodes होते हैं, इन hydrathodes को water stromata भी आप स्टूडेंट्स कह देते हैं। These hydrathodes are known as the water stromata। ये नेचुरल ओपनिंग होती हैं। तो स्मॉल ग्रासेज में या मोनोकोटाइलिडोन्स में ये सब एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो कैसे हो सकती है? तो आप ये कह सकते हैं इट एग्जैक्टली occurs under the influence of root pressure, under influence of root pressure। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन पुल के इन्फ्लुएंस में होता है, जबकि ये रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में जो लीव्स के मार्जिन्स हैं वहां से आप ये कहेंगे वाटर का लॉस हो जाएगा। द प्रोसेस विल नॉन एज द गटेशन। इम्प्योर वाटर यहां से रिलीज होगा, जबकि ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें, और देखिए यहां दिया गया है आपको एक हम कहीं लैग कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ 8-9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इससे पूछे गए हैं। लॉग फेज ग्रोथ आपने डिस्कस कर ही लिया है। इससे पहले आपने डिस्कस किया था हॉर्मोन्स जो हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं,
इनके क्वेश्चंस। ग्रोथ हार्मोन डिस्कस किया था, शुगर केन फील्ड की कैसे प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स बढ़ाई जाए। इससे पहले आपने सिट्रिक एसिड साइकिल का रेफरेंस डिस्कस किया था, ठीक है। सैपवुड और हर्टवुड पूछा गया है, जिसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, ये एनाटॉमिकल रेफरेंस ही है। इसके अलावा फिर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर अमोनिया फॉर्मेशन जो है उसके साथ हाइड्रोजन बन रहा है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पूछा गया था, ये आपने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले आपने डिस्कस किया ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस को। यूनिसेलुलर एल्गा एक डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन क्लेडोफोरा और इनका जो एक्सपेरिमेंटल रेफरेंस है ये एनसीईआरटी में यहाँ भी दिया है, और एक मिनरल न्यूट्रिशन सा था। तो हाँ, तो परफेक्टली स्टूडेंट्स ये 8 क्वेश्चंस हमारे पास नीट 2020 या नीट 2020 के एग्जाम पेपर से थे। सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, परफेक्ट एनसीईआरटी हमने पढ़ी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इससे पहले प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस जो है 2013 to 19 का डिटेल मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब चैनल पर आप देखें, कंप्लीट डिस्कशन के साथ, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगा। जैसा बार बार हम कह रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। इसके ठीक बाद जो 2020 में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और अब इसी में जो ग्रोथ फिजियोलॉजी है उस ग्रोथ फिजियोलॉजी के मॉड्यूल के एक्सरसाइजेज और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे स्टेज 3 जो मॉड्यूल में हम रखते हैं उसमें थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस के या फिर आप कहेंगे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लेंदी भी होते हैं, तो थोड़ा सा उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेज 3 मॉड्यूल आपके पास होगा, स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। स्टेज 3 में सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पे ही हम आ जाते हैं। देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ इंक्रीमेंट। डेफिनेटली पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो लेंथ इंक्रीमेंट में ही स्टूडेंट्स काउंट होती है। यहाँ पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो इस तरीके से पोलन ट्यूब जो है, इस पोलन ट्यूब में इलोंगेशन शुरू हो जाता है, और ये जो इलोंगेशन है ये आप ये कह सकते हैं लेंथ में इंक्रीमेंट या मेजरमेंट जो है वो लेंथ के फॉर्म में ही है। फिर लिखा है एन अरिथमेटिक ग्रोथ द लेंथ ऑफ एनी ऑर्गन अगेंस्ट टाइम फॉर ए लीनियर कर्व। डेफिनेटली आप ये भी जानते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ में टाइम टी के साथ अगर आप ग्रोथ को प्लॉट करें तो आपको एक लीनियर कर्व ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ में ऐसा होता है। उसके बाद most of organisms are formed linear type of growth curve against time which represent lag, log and stationary phase। arithmetic growth नहीं है, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज जो है, तो टाइम के साथ अगर आप ग्रोथ को प्लॉट कर रहे हैं, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज स्टूडेंट्स सिग्मॉइड कर्व जो ऑब्टेन होता है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल रेट से लोग जो फेज है वो एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज वाला फेज है, एक्सपोनेंशियल, और जो ग्रोथ है ये आप कह सकते हैं जियोमेट्रिक रेट से हो रहा है। ठीक है, ये लॉग फेज जो है वो मोस्ट रैपिड होता है, मैक्सिमम ग्रोथ इसमें होती है। ये इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन भी था, आपने डिस्कस किया है, तो आपको थर्ड आंसर मिल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ और पढ़ लेते हैं। इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलोंगेशन फेज। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड पे आइए, कंसीडर द गिवन एग्जांपल इन रिलेशन टू ए वुडी डाइकोटाइलिडोनस प्लांट। वुडी डाइकोटाइलिडोनस प्लांट बोल रहा है, फ्रॉम गिवन हाउ मेनी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए आपसे रीडिफरेंशिएशन पूछा है, आप जानते हैं रीडिफरेंशिएशन लास्ट प्रोडक्ट है या प्लांट में बनने वाले लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म है रीडिफरेंशिएशन।
आपको दिया है सेकेंडरी जाइलम, डेफिनेटली होगा। तो रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सब आपने स्टूडेंट्स पढ़ रखा है। सेकेंडरी जाइलम हुआ, इसके अलावा आपको दे रखा है प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम नहीं होगा, प्राइमरी जाइलम ये रीडिफरेंशिएशन का नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही रिजल्ट होगा। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये स्टूडेंट्स इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स जो है वो फॉर्मेशन में आती है, इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स बनती है और ये पीपीटी से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बन जाती है। जो मेडुलरी रेज या रे पेरेन्काइमा जो अरेंज यहाँ होता है उससे आप ये कह सकते हैं ये बनती है। तो ऑब्वियस है ये डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ये डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। पीपीटी से क्या बन रहा है फाइनली, एसएमटी, ये डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। एसएमटी से एसपीटी का बनना, एसएमटी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एसपीटी का बनना, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना रीडिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी फ्लोएम दे रखा है। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा वो भी किसका प्रोडक्ट होगा, रीडिफरेंशिएशन का। फिर आपको दे रखा है सेकेंडरी मेडुलरी रेज एंड कॉर्क टिश्यू। सेकेंडरी मेडुलरी रेज एसएमआर लिख देता हूं, एंड कॉर्क सेल्स और कॉर्क टिश्यू। तो देखिए कॉर्क सेल्स और कॉर्क टिश्यू भी रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, एसएमआर भी है, सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा और सेकेंडरी जाइलम भी होगा। तो जो 4 प्रोडक्ट्स हैं वो किसका रिजल्ट हुआ, रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस का। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन फैक्टर्स। आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जिसमें लाइट, ऑक्सीजन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, जेनेटिक एंड वाटर लिखा है। हाउ मेनी इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर अफेक्टेड द ग्रोथ फ्रॉम द गिवन, हाउ मेनी द इंट्रिंसिक। तो जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपने डिस्कस किए हैं, ग्रोथ, और इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखे हैं, जिसमें इंट्रिंसिक और आप कहते हैं एक्सट्रिंसिक, ये फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो कौन से होंगे इनमें से, तो हम इनको लिस्टेड कर लेते हैं। देखिए लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। लाइट हुआ, इसके बाद आपको यहां दे रखा है टेम्परेचर, आपको दे रखा है ऑक्सीजन, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। इसके अलावा वाटर आपको दे रखा है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा। यहां आपको दे रखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड जेनेटिक। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर जो हैं ये पीजीआर इंट्रिंसिक फैक्टर ही होते हैं, ये होते हैं इंटरसेलुलर, ठीक है। और जेनेटिक दे रखा है स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक होता है इंट्रासेलुलर, विद इन सेल, इंट्रासेलुलर किसी पर्टिकुलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। और अब आपके पास एक और इसमें जो बचा वो है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में ही काउंट होंगे। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बच्चों जो दिए गए हैं आपको उनमें से पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इंटरसेलुलर, और जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलर। इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम गिवन एग्जांपल्स हाउ मेनी इंक्लूड्स अंडर द ग्रोथ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी इंक्लूडेड, हाउ मेनी एग्जांपल्स इंक्लूड्स अंडर ग्रोथ मूवमेंट्स। तो देखिए ग्रोथ मूवमेंट्स के एग्जांपल आपसे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा है मूवमेंट ऑफ शूट अपेक्स इन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, मूवमेंट ऑफ शूट अपेक्स, मूवमेंट ऑफ शूट अपेक्स टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइड रेफरेंस का क्वेश्चन है, जरूरी है हमारे लिए पढ़ना चाहिए। फिर कह रहा है रैपिंग ऑफ द टेंडल्स अराउंड द बेस, जो
टेंड्रिल्स हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स में इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, इनको स्टूडेंट्स हम टेंड्रिल्स कह सकते हैं। ये टेंड्रिल्स हैं, इन टेंड्रिल्स की रैपिंग कह रहा है। फर्स्ट आपको दिया है सूट अपेक्स सनलाइट की तरफ मुड़ रहा है, सेकंड आपको दिया है जो टेंड्रिल है ये टेंड्रिल स्टेम बेस से रैप करता है। मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स इन डायरेक्शन ऑफ द आर्किगोनिया इन ब्रायोफाइट्स। आर्किगोनिया जो ब्रायोफाइट्स का है, आर्किगोनिया, इस आर्किगोनिया की तरफ एंथ्रोजोइड्स का, एंथ्रोजोइड्स का मूवमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है इस पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और फिर आपको स्टूडेंट्स दिया है ड्रॉपिंग ऑफ माइमोसा लीव्स आफ्टर टचिंग, ड्रॉपिंग ऑफ माइमोसा लीव्स आफ्टर टचिंग। तो ये डी और ई आपको दे रखा है। माइमोसा, माइमोसा प्यूडिका आप जानते हैं, टच मी नोट, टच मी नोट। हालांकि देखिए जो मूवमेंट है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ रेलेवेंट रेफरेंसेज हैं जो हमें दे रखे हैं। तो ये आपसे पूछा गया कि कौन सा ग्रोथ मूवमेंट है इसमें। देखिए टेंड्रिल का बढ़ना और स्टेम बेसिस के साथ लिपटना, ये आप ये कह सकते हैं रैप करना, एग्जैक्टली ग्रोथ मूवमेंट है। सूट अपेक्स का सनलाइट की तरफ मुड़ जाना, ये फोटोट्रोपिज्म को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट किसको कर रहा है स्टूडेंट्स? फोटोट्रोपिज्म को। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो सूट अपेक्स है उस सूट अपेक्स का ये रेस्पॉन्स है, दिस इज द फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्स। तो देखो एक नई बात आपको पता लगी, फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्स ये होगा। क्लियर? इसके अलावा जो आर्किगोनिया है, इस आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म तक आप जानते हैं आर्किगोनिया की प्रेजेंस होती है। इस आर्किगोनिया की तरफ एंथ्रोजोइड्स जा रहे हैं, तो ये कीमोट्रोफिक मूवमेंट है, कीमोट्रोफिक मूवमेंट है। लेकिन किसी प्लांट को जैसे आपने माइमोसा को टच किया तो लीव्स का ड्रॉपिंग जो इफेक्ट है, ठीक है, ये स्टिमुलस के कारण उनका मूवमेंट हुआ। ये आप कह सकते हैं पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन और पॉलन जर्मिनेशन ये ग्रोथ के कारण हुआ, और टेंड्रिल्स जो है इनका लिपटना इस पर ग्रोथ के कारण हुआ। तो आपके पास ये टेंड्रिल और पॉलन जर्मिनेशन एंड टच मी नोट प्लांट के जो इफेक्ट हैं ये ग्रोथ मूवमेंट्स में स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन विंटर wheat varieties are planted in autumn, they will flower and harvest during, वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगी और कब हार्वेस्ट कर ली जाएंगी। तो रेस्पेक्टिव रेफरेंस पूछा है। अब देखो अगर आप विंटर वैरायटी को, मैंने बहुत डिटेल में आपसे ये बात की थी, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है 9, और इसमें आपसे पूछा है कि विंटर वैरायटी को ऑटम में प्लांट किया गया। विंटर वैरायटी, स्टूडेंट्स विंटर वैरायटी को ऑटम में अगर प्लांट किया जाता है, ऑब्वियस है ऑटम में प्लांट किए जाने के बाद ओवर विंटर वो यहां कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट परसीव करेगा और अपना फ्लावरिंग सीजन स्टूडेंट्स फेब मार्च आते आते, स्प्रिंग आते आते अपना फ्लावरिंग या आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव सीजन इंट्रोड्यूस करवा लेगा। और इसके ठीक बाद जब समर इनिशिएट होता है या मिड समर होता है, इस मिड समर में स्टूडेंट्स ये हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए स्प्रिंग एंड मिड समर रेस्पेक्टिवली, जिसमें आपसे फ्लावरिंग और क्या पूछा था, हार्वेस्टिंग। तो पहला ही आंसर आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, प्रिवेंटिंग फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पर फ्रूट और लीफ ड्रॉप जो है वो कौन प्रिवेंट करता है? तो आपके पास ऑक्सीन इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सीन ये आप कह सकते हैं अर्ली लीफ एंड फ्रूट्स ड्रॉप। अर्ली लीफ एंड फ्रूट्स ड्रॉप जो है उसको स्टूडेंट्स ये प्रिवेंट कर लेता है। इसके अलावा लिखा है इनहिबिशन
इनहिबिटिंग रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग ये नहीं करता, रूटिंग ये प्रमोट करता है ऑक्सिन। फिर आपके पास लिखा है इलोंगेशन एंड इंप्रूवमेंट इन द शेप ऑफ द फ्रूट, इलोंगेशन और इंप्रूवमेंट शेप ऑफ फ्रूट जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन है, आप उसमें फ्रूट एनलार्जमेंट में पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग द जाइलम डिफरेंशिएशन, डेफिनेटली जाइलम डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें जैसे आपने वो वीड्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो है वो वीडिसाइड के फॉर्म में यूज होता है, ब्रॉड लीव्स डाइकोट वीड्स को किल करने में ये जो है वो इफेक्टिव है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दे रखा है वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। तो देखिए जाइलम डिफरेंशिएशन, टी प्लांटेशन और अर्ली फ्रूट डॉग। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, टी प्लांटिंग एंड अर्ली फ्रूट और लीफ ड्रॉप जो है उसका प्रिवेंशन, ये सब ऑक्जीन के फंक्शन हैं। ठीक है, यही आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया था कि जितने स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उनमें ऑक्जीन से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है वो कौन से हैं। उसके बाद देखिए हम आ रहे हैं सीधा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ रहे हैं। इसमें एक ग्राफ दे रखा है, देखिए ग्राफ शोइंग द ग्रोथ ऑफ यीस्ट, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व नोटेड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, द लॉग फेज ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक मैंने देखो अभी लैग लॉग और स्टेशनरी एक ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट किया था। मैं क्वेश्चन नंबर 16 में जो ग्राफ हमें दे रखा है उसको एग्जैक्टली यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, और इसमें हमें दे रखा है ऐसे, ठीक है, ए पॉइंट ए दिया है, उसके बाद बी दिया है, उसके बाद सी डी एंड ई। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, और इधर कह रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये टाइम के साथ स्टूडेंट्स इसमें प्लॉट किया गया है। अब ये कह रहा है ग्राफ शोइंग द ग्रोथ ऑफ यीस्ट, दिस इज द नंबर, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व नोटेड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, द लॉग फेज ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आप ये जानते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस नेचुरल एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ ग्रोथ जो है वो इसी तरीके की होती है। अब इसमें देखिए स्लो इनिशिएशन के बाद एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और मैक्सिमम ग्रोथ जहां होती है तो ये बी से सी के बीच का पॉइंट है। स्टूडेंट्स बी से सी के बीच आप ये कह सकते हैं इसका लॉग फेज आया है, जो मोस्ट रैपिड इंक्रीज शो करता है थ्रू आउट द ग्रोथ, क्योंकि इसमें होने वाला ग्रोथ अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को शो करता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज अगर होगा तो ऑब्वियस है आप कहेंगे बी से सी के बीच लॉग फेज इंडिकेट हो रहा है, जो मैक्सिमम ग्रोथ कर रहा है या काफी ज्यादा ग्रोथ इसमें हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखिए अगले कुछ स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन हैं। यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहा हूं, 23 क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स 23 में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन। साइटोकाइनिन्स के लिए पूछा आपसे, विच ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स रिस्पेक्टिवली। ऑक्सिन के लिए कौन से फंक्शंस हैं और साइटोकाइनिन के लिए कौन से हैं। वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन, अब प्लांट प्रोपेगेशन में कौन सा यूज किया जाएगा, ऑक्सिन यूज किया जाएगा या फिर साइटोकाइनिन यूज किया जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। यहां ऑप्शंस हमें जो दे रखे हैं, यहां जो ऑप्शंस स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, ये रहा 23 पढ़ रहा था मैं। वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन, डेफिनेटली आप कह सकते हैं ऑक्सिन हो सकता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ये भी आप कहेंगे ऑक्सिन हो सकता है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं इंड्यूस फ्लावरिंग इन बाइनियल प्लांट्स, नहीं। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये साइटोकाइनिन होगा। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये ऑक्सिन हो सकता है। तो जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये जा सकते हैं ए और बी जो है वो ऑक्सिन के लिए है और डी जो है वो साइटोकाइनिन के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन, फूड सप्लाई, वाटर डेफिशिएंसी, विंटर सीजन, फ्रूट राइपनिंग। हाउ मेनी फैक्टर्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सेनेसेंस। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सेनेसेंस कौन से फैक्टर्स हैं। ऑक्सिन रखता है पॉजिटिव इफेक्ट, साइटोकाइनिन रखेगा, इसके अलावा फूड सप्लाई रखेगी, वाटर डेफिशिएंसी कभी नहीं रखेगी,
और विंटर सीजन में आप ये कह सकते हैं सेनेसेंस जो है उसका कोई डायरेक्ट या सीधा रिलेशन उससे स्टूडेंट्स हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ ऑलमोस्ट ऑक्जीन 1, उसके बाद साइटोकाइनिन 2, फूड सप्लाई 3 और जिब्रेलिन 4, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड भी इलोंगेशन तो लाता है, सेनेसेंस को तो प्रमोट नहीं करता पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये तो आप ये कह सकते हैं प्रिवेंट करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेनेसेंस, टोटल फ्रूट राइपनिंग को काउंट हम कर लें, विंटर सीजन, वाटर डेफिशिएंसी, फूड सप्लाई, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीन, तो इन सब में से आपके पास टोटल 6 फैक्टर्स ऐसे हुए जो पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज द डिटरमिनेट ग्रोथ, इनडिटरमिनेट ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए एक्सपेंशन ऑफ लीफ क्या है, मैंने आपको बताया था प्लांट्स में होने वाला जो ग्रोथ है वो इनडिटरमिनेट हो सकता है। जो प्लांट्स में होने वाला ग्रोथ है स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ आपने डिस्कस किया था इनडिटरमिनेट होता है, लेकिन वो सिर्फ एक्सिस के केस में इनडिटरमिनेट हम पढ़ते हैं। जो प्लांट एक्सिस है उस एक्सिस के केस में आप पढ़ते हैं इनडिटरमिनेट। 29 पे मैं आ रहा हूं और ये इसमें कह रहा है आपको लीफ एक्सपेंशन, और लीफ एक्सपेंशन जब आता है तो जो ग्रोथ है यहां होने वाला ग्रोथ कैसा होगा, आप ध्यान रखें, डिटरमिनेट। ठीक है, प्लांट एक्सिस में होने वाला जो ग्रोथ है, मैंने पहले भी आपको बताया था लीफ एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये ऑर्गन एक्सपेंस है, और ऑर्गन के केस में स्टूडेंट्स आप जो ग्रोथ है उसको डिटरमिनेट कह सकते हैं। एक्सिस के केस में इनडिटरमिनेट आप कहेंगे। तो यहां दिया गया है एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज डिटरमिनेट ग्रोथ, इनडिटरमिनेट ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। डेफिनेटली प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और डिटरमिनेट ग्रोथ भी होती है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 29 स्टूडेंट्स दिया गया है इसके लिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिटरमिनेट ग्रोथ और थर्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो लीफ एक्सपेंशन जो है वो डिटरमिनेट ग्रोथ होने के साथ साथ कैसी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि आप ध्यान रखें लीफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एग्जैक्टली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इसलिए होने वाला जो ग्रोथ है उसको आप क्या काउंट करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.1 अगला डिस्कस कर रहा हूं आपसे मैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, सेल नंबर। ऑब्वियसली सारे जो हैं वो ही ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए या ग्रोथ की मेजरिंग पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 34, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 34 जो है वो एग्जैक्टली फोटोपेरिडिल से रिलेटेड है। 3-4 में आपके साथ क्या डिस्कस किया गया है, ये देखिए लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है। तो जब इस तरीके से बॉक्सेज शो कर रखे हैं और इसमें पहली एक कंडीशन है जिसमें लाइट ज्यादा है, डार्क कम है, दूसरी एक कंडीशन है जिसमें डार्क बढ़ा दिया गया है, तीसरी कंडीशन जो है उसमें स्टूडेंट्स डार्क और बढ़ा दिया गया है, और फोर्थ कंडीशन जो है उसमें आप कहेंगे डार्क को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जो शेडेड एरिया है वो मैं डार्क शो कर रहा हूं और ये लाइटेंड एरिया लाइट है, लाइट के एक्सपोजर को शो कर रहा है। अब वो कह रहा है इस कंडीशन में जब ये ऊपर वाली दो कंडीशन आपके पास थी जिसमें लाइट ज्यादा थी और डार्क कम था, तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, नो फ्लावर्स या नो फ्लावरिंग। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, इस दूसरी कंडीशन में जो लास्ट 2 है जिनमें डार्क रिस्पॉन्स बढ़ाया गया, तो ओबियस है इस प्लांट में स्टूडेंट्स क्या हुई, फ्लावरिंग। अब इस केस में आप बताइए ये कौन सा प्लांट है, डार्क बढ़ाए जाने पर फ्लावरिंग हो रही है। अगर इसमें डार्क फेज को बढ़ाए जाने के बाद फ्लोरिंग हो रही है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे का लाइट इस प्लांट को रिक्वायर्ड था जिससे ये फ्लोरिंग प्रोसेस अपना परफॉर्म कर सके। तो यहां देखिए ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो क्या हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन भी लिख रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ 14 आवर्स लाइट एक्सपोजर।
इंक्रीजिंग द डे लेंथ कॉज द प्लांट टू फ्लावर, बिल्कुल नहीं है, डे लेंथ में इंक्रीज करना प्लांट में फ्लोरिंग नहीं ला पा रहा है। दे आर फोटो पीरियड इंसेंसिटिव, फोटो पीरियड इंसेंसिटिव होते तो डार्क और लाइट के चेंज करने से फ्लोरिंग रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट नहीं करते। दे आर लॉन्ग डे प्लांट, स्टूडेंट्स एलडीपी नहीं है, लॉन्ग डे प्लांट होते तो इस कंडीशन में फ्लोरिंग करते। द क्रिटिकल फोटो पीरियड इज अबाउट 14 आवर्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्रिटिकल फोटो पीरियड 14 आवर्स है और 14 आवर्स से कम का लाइट जब प्लांट को दिया गया तो ये प्लांट फ्लोरिंग इंड्यूस करता है और प्लांट का टाइप क्या हो जाएगा, एसडीपी। ये शॉर्ट डे प्लांट होंगे, एसडीपी प्लांट्स होंगे। उसके बाद 35, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस दिस प्लांट, इसमें देखो दे रखा है स्टूडेंट एक प्लांट जिसमें 12 आवर्स का कंटिन्यूसली उसको डार्क दिया जा रहा है और 12 आवर्स का अनइंटरप्टेड डार्क दिया जा रहा है, इंटरप्टेड डार्क दिया जा रहा है, सॉरी, जहां कंटिन्यूसली डार्क दिया जा रहा है वहां फ्लोरिंग प्रोड्यूस कर रहा है और जहां 12 आवर्स का इंटरप्टेड डार्क दिया जा रहा है वहां उसमें फ्लोरिंग नहीं हो पा रही है। तो जो क्वेश्चन है उसमें ये कंडीशन कह रहा है प्लांट जो है इस प्लांट को 12 आवर्स डार्क दिया जा रहा है दोनों ही केस में। 12 आवर्स का स्टूडेंट्स क्या है, डार्क है। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 35, लेकिन यहां कंडीशन ये है कि जो डार्क पहले दिया जा रहा है वो कंटिन्यूस है और दूसरा इंटरप्टेड है। अगर आपने इंटरप्ट किया, इंटरप्टेड डार्क है तो वो कह रहा है कोई फ्लावरिंग यहां नहीं होती, नो फ्लावर्स, ठीक है। तो ओबियस है डार्क इंटरप्ट किए जाने के कारण फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जबकि पहले डार्क जब कंटिन्यूस था तो फ्लावरिंग हो रही थी। तो ये जो प्लांट रेस्पॉन्स है ये प्लांट कैसे होंगे, एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। कंडीशंस आपको सारी पता है कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनमें क्या होना चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं उनमें कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड डार्क होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए ये कह रहा है निकोसियाना सिल्वेस्ट्रिस flowers only during long days while Nicotiana topicum flowers only during the short day, ठीक है। दोनों प्लांट जो है उनकी अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। If raised in the laboratory under different photo period, they can be induced to flower at the same time and can be cross fertilized to produce self fertile offsprings। अब इस कंडीशन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर कंसिडरिंग Nicotiana sylvestris and Nicotiana topicum to be the separate species। तो देखिए इसमें पूरा ग्राउंड बनाया गया क्वेश्चन में, एग्जैक्टली निकोसियाना टॉपिकम फ्लोरिंग करता है और साल्वेस्ट्रिस का फ्लोरिंग करता है, इन दोनों के रेस्पॉन्स आपको बता दिए गए। लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों को अलग अलग स्पीसीज हम कंसीडर करें तो इसका बेसिस आपके पास क्या है, दे आर फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दे आर रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो स्पीसीज का स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके लिए आप ये कह सकते हैं द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पीसीज। तो इसमें देखिए फिजियोलॉजी का रेफरेंस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो किसी भी स्पीसीज का स्पेसिफाई करने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले आपको सोर्स बता दिया, वहां आपको सॉल्व मिलेंगे। 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और ये मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 3 थी जिसमें कुछ लेंदी और आप ये कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।